हमें इमरान सोहेल ने भी ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इमरान साहब, थोड़ा सा और सफर तय करके आप सेट पर ही आ जाते तो हमें और अच्छा लगता। हम जरा नजरों ही नजरों में थोड़ा चीजों को बेहतर समझ पाते। आप इतनी दूर से हमें आप कॉल कर रहे हैं, ये तो खुला तजाद है। चले जी, जब खुदा को मंजूर हुआ आ ही जाएंगे आपके पास। हम भी कहते हैं कि आपके पास ही आके बात करें, इतनी दूर से बात करने में मजा भी कम आता है, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा एक्सप्रेशन कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान, अभी कादिर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने जिक्र छेड़ दिया नवीद चीमा साहब का, तो फिर मेरे जहन में एक सवाल है और मैं इंतज़ार में थी कि आप हमारे साथ लाइन पर आए और मैं आपसे ये सवाल कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि देखिए, अगर हम देखें, वहाब रियाज को ओहदे से हटाया गया, अब्दुल रज़ाक को हटाया गया और इसके बाद मंसूर राना साहब को भी हटाया गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे या नहीं निभा रहे थे। उनमें नवीद चीमा साहब भी थे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट जब हारे थे, नवीद चीमा साहब भी उसकी सरबराही कर रहे थे, उसको देख रहे थे। आज फिर से उन्हीं को मौका दे दिया गया है। क्या हमारे पास मेंटोर्स की, मैनेजर्स की कोई खास कमी है कि हम एक तरफ कहते हैं कि हम माजी में की गई गलतियों को दोहराएंगे नहीं और दूसरी जाने फिर हम वहीं से लोग आगे ले आते हैं? और देखिए, वहाब रियाज को जब हम लाए थे तो हम ये गलती ये कर बैठे थे कि उनको ट्रेनिंग करके नहीं लेके आते, बिना ट्रेनिंग के आ गए थे। और जैसे कोई लाडला बच्चा आ जाए, उसके घर का निजाम उसके हवाले कर दे, तो फिर वो अपनी मर्जी करता है, अपनी मर्जी के खिलौने खरीदता है, अपनी मर्जी के वो जो भी उसने अपने कमरे में लगाना था वो खरीदता। वो ये नहीं देखता कि ये उसके फायदे में, ये हमारे फायदे में। वो फिर नवीद अकरम चीमा साहब का जो दोबारा से मैनेजर बन जाना, ये फिर मैं ये कहूंगा कि फिर आप अजहर जैदी साहब को मैनेजर बना देते। वो भी बड़े एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी बहुत सारे पाकिस्तान के टूर्स किए हैं, बहुत सारी सीरीज में वो फिर गए हैं साथ। नवीद अकरम चीमा के पीछे एक जो एलिमेंट है वो भी यारी दोस्ती का है। और फिर मैं वही बात करूंगा, और वो बात लोगों को बहुत बुरी लगती है। वो तो माजी में छोड़ दी है ना, वकार यूनुस साहब ने यारी दोस्ती तो छोड़ दी माजी में। देखिए, अभी वकार यूनुस साहब की यारी दोस्ती छोड़ी कहाँ है, अभी तो वो नजर आएगा। आपको क्या लगता है कि ये इतनी जल्दी, कहते हैं ना रस्सी जल जाती है मगर उसका बल नहीं निकलता। तो नवीद अकरम चीमा साहब का आना भी इसी बात की निशानी है कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी अपना काम कर रही है, कहीं ना कहीं ताल्लुकात अपना काम कर रहे हैं। आपका सवाल का जवाब मैं इसी तरह से दूंगा कि हम क्यों इस तरह के लोगों को ट्रेन नहीं करते हैं। पहले ट्रेन करें, उनको छोटी छोटी सीरीज में भेजें, फिर उनको अपनी बड़ी टीम के साथ इंप्लीमेंट करें। अगर आप अपने तमाम डिपार्टमेंट के अंदर यंगस्टर्स को लेके आ रहे हैं, नौजवानों को लेके आ रहे हैं, उनको सिखा के लेके आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आ रहे हैं, तो फिर आप इन सीटों के ऊपर उन लोगों को क्यों नहीं ला सकते? क्या ये वो लोग हैं जिनसे आपकी जान नहीं छूट रही है? ये वो लोग हैं जो आपको सारा दिन सारी रात तंग करते हैं कि यार हम तू आ गए तो यार मेरा भी तो कुछ करना, मेरे लिए तो टूर कोई अरेंज करो ना। तो नवीद अकरम चीमा साहब का आना ही है। अब मैं फिर मिसाल बहुत गलत हो जाती है बोतल वाली। बस ठीक है, वहीं पर रह लेते हैं। मैं कुछ पूछना चाह रही हैं आपसे क्योंकि आपकी मिसालें बहुत आगे तक चली जाती हैं। अच्छा इमरान साहब, अगर हम बात करें आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी भी दूर नहीं है, सर पर है, तैयारियां चल रही हैं, स्टेडियम्स भी रेडी हो रहे हैं, तो बाबर आजम की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ही इज ऑलवेज ऑन टॉप, अभी तक टॉप पोजीशन पर है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले मैचेस में रोहित शर्मा को किस किस्म का चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ सकता है टू कम्पीट विद बाबर आजम अकॉर्डिंग टू रैंकिंग? देखिए, अकॉर्डिंग टू रैंकिंग उनके पीछे 4 लोग इंडिया के, सिर्फ रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली भी उनके पीछे हैं और एक इंडियन प्लेयर उनके पीछे है। लेकिन बाबर आजम की रैंकिंग अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो 50-60 पॉइंट से भी ज्यादा के डिफरेंस है। और लेकिन अब मैं आप ही के शो में सुन रहा था, हाफिज साहब कह रहे थे कि बिल्कुल समझ नहीं आती, मुझे भी आज तक समझ नहीं आई है और बहुत सारे लोगों को भी समझ नहीं आई कि रैंकिंग डिसाइड कैसे होती है, किस तरह से एकदम ऊपर चली जाती है, किस तरह से नीचे आ जाती है। हाँ जी, बहुत दफा आपने देखा होगा एक प्लेयर खेल ही नहीं रहा, उसके बाद बहुत कम मैचेस खेलता है, लेकिन एकदम से वो टॉप पर आ रैंकिंग जो है वो डिसाइड, ये मुतादिद बार ये सवाल मैं भी कर चुकी हूँ, या उसकी एक इनिंग अजीब होता है। बहुत दफा क्या होता है कि प्लेयर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहा होता है, हम कहते हैं यार इसने हर मैच में 3 आउट किए, 50 किया, लेकिन वो 10 से नीचे होता है या 10 के क्लोज या 10 से ऊपर 8-9 नंबर पर खड़ा होता है। तो इस रैंकिंग की समझ नहीं आ रही, ना आएगी,
जिस तरह लोगों को एक डीएलएस की समझ नहीं आती आम लोगों को, हमें तो अब समझ आना शुरू हो गई कि वो किस तरह से आपको पूरा एक मेथड बन गया। लेकिन बहुत जल्द रैंकिंग की समझ आपको भी आनी शुरू हो जाएगी और हमें भी शायद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम फोकस नहीं करते थे। क्योंकि जब तक हमारे प्लेयर्स के साथ ऊपर नीचे वाला सीन नहीं होता था ना, तो हम ये सोचते नहीं थे। अब हम सोचेंगे, सर्च करेंगे और हमें पता चलेगा ये प्लेयर किस तरह से पहली रैंकिंग में होता है, किस तरह से दूसरी रैंकिंग में चले जाता है। लेकिन बाबर आजम को थोड़ा आने वाली जो सीरीज है, मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो नंबर है वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो उनके पीछे प्लेयर है उनकी क्रिकेट ज्यादा है और पाकिस्तान की क्रिकेट कम है। तो ये फर्क जरूर होगा। हम व्हाइट बॉल क्रिकेट बहुत और खासतौर पर वनडे बहुत ही कम खेलते हैं और हमारी टीम की परफॉर्मेंस वनडे में अच्छी भी नहीं होती। T20 में तो हम बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन जो वनडे की रैंकिंग है उसको मेंटेन रखना, ये अगर टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर मैं वनडे क्रिकेट की बात करूं ना, तो मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा टेस्ट और टेम्परामेंट होता है प्लेयर का, जिसमें बाबर आजम को इस जगह पर मैं अब, क्योंकि वो किंग है, पहले नंबर पर है, मैं कहता नहीं उनको किंग, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है क्योंकि वो पहले नंबर पर रैंकिंग में। तो हम कोशिश करेंगे कि दुआ भी करेंगे कि यार हमारा एक प्लेयर तो कम से कम रैंकिंग में ऊपर है, और बाकी सारी अगर आप रैंकिंग्स देख लें, अगर बॉलिंग की देख लें या ऑलराउंडर्स की देख लें, तो हम आसपास भी नजर नहीं आते। इमरान, आपको नहीं लगता ये रैंकिंग्स ने मैन ऑफ द मैच बनने का जो एजाज था उसको भी पीछे कर दिया है? रैंकिंग में ऊपर रहना सबके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि अब किसी को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है कि हमने मैच विन करवाना है, हमने इंडिविजुअली आगे नहीं जाना है, हमने अपने रन्स को 80-90 नहीं बनाना है, हमने टीम का मोराल हाई करते हुए टीम को मैच विन करवाना है। क्या फायदा हमें ऐसी रैंकिंग्स का? देखिए, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की, शायद ये बहुत कम लोग ये बात करते हैं कि मैच विनर्स, जो मैच जितवाने वाले लोग हैं, उनकी भी एक रैंकिंग होनी चाहिए। ये पर्सनल परफॉर्मेंस की रैंकिंग क्या होगी? मतलब आपकी टीम फॉल कर रही है 10वें नंबर पर और आप आ रहे हैं पहले नंबर पर, मतलब ये तो सीधी सीधी ये सेल्फिश परफॉर्मेंस है। इससे आपकी टीम को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको खुद को फायदा हो रहा है। इससे क्या फायदा होता है? आपको एक बड़ा टेक्निकल चीज बताता हूँ कि जब दुनिया भर में लीग्स होती है ना, तो दुनिया भर में लीग्स क्या करती हैं, जो उनकी बड़ी बड़ी टीमें, फ्रेंचाइजीज हैं, वो रैंकिंग उठाती हैं प्लेयर्स की। प्लेयर्स की रैंकिंग उठाती है, उनकी करंट परफॉर्मेंसेज उठाती है, फिर उनकी बिडिंग में उस हिसाब से पैसे लगाती हैं। अब आप इस चीज को जरा अपने दिमाग में रखिएगा, फ्यूचर में भी आपके सामने बातें हैं कि आपको एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी कि रैंकिंग का कितना अमल दखल है। जो इंटरनेशनल लीग्स है उसके लिए प्लेयर्स के लिए पैसे डिसाइड करना और उनको खरीदना और उनको बिडिंग में डालना, ये प्रोसेस आसान होता जा रहा है। अगर ये होता ना, तो फिर किस तरह से जो इंटरनेशनल लीग्स हैं वो ये डिसाइड कर पाती कि हाँ यार, आज हमने बाबर आजम को लेना है, आज हमने रोहित शर्मा को लेना है। वो कि वो मुख्तलिफ दुनिया की लीग्स नहीं खेलते, लेकिन बाकी प्लेयर्स भी आते हैं जिनका रैंकिंग में नाम आता है, तो उनको जस्टिफाई करने में, मार्केटिंग के लिए और उनको सिलेक्ट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा टूल है उनके पास कि वो इस हिसाब से प्लेयर्स को खरीद सके।